नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका संस्कृत हब बाय पंकज सर में। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ नया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपका टॉपिक है आज का अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यह बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ही स्कोरिंग होता है। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश है क्या, इसको करेंगे कैसे, पेपर में आपके कैसे आता है, इन सब के बारे में कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, अगर देखा जाए कि अपठित गद्यांश है क्या, तो अपठित और गद्यांश, यहाँ दो वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चर्चा करें अपठित के बारे में, तो यह जो वर्ड है इसमें दो हमें चीजें दिखाई देंगी। एक है अ और दूसरा है पठित। एक है अ और दूसरा है पठित। सामान्यतः अ जो है ना वह निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निषेध मतलब नहीं, अर्थात अ का अर्थ हो गया नहीं, और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें, अपठित का पूर्ण अर्थ होता है नहीं पढ़ा हुआ, अर्थात कुछ ऐसे गद्यांश हमें मिलेंगे, गद्यों के अंश कुछ ऐसे मिलेंगे जो हमने पहले पढ़े नहीं होंगे। उन गद्यांशों को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। हमारी परीक्षाओं में अपठित गद्यांश आता है जिससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। इस टॉपिक से हम अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और अपने परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपठित गद्यांश आता कहां से है, कैसे होता है। तो बेसिकली अपठित गद्यांश के लिए कोई भी एक एरिया डिसाइडेड नहीं है कि यहीं से अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश कहीं से भी आ सकता है। पर्यावरण का भी टॉपिक हो सकता है, व्याकरण का भी टॉपिक हो सकता है, डेली लाइफ में घटित होने वाली घटनाओं का भी टॉपिक हो सकता है। तो यह इसका कोई भी एरिया डिसाइड नहीं है। एरिया इसका जो है डिसाइडेड नहीं है कि यह कहां से आता है। यह हमारे नित्य प्रतिदिन जिन जो घटित हो रहा है उसी से रिलेटेड होकर के आता है। तो चलिए, अब एरिया नहीं है फिर भी पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपके परीक्षा में इसका कैसा प्रारूप होता है। आपके परीक्षा में अगर देखा जाए तो ऐसे आता है, अपठित गद्यांश हो गया, इतना गद्यांश का भाग हो गया, ये जो भाग है ये गद्यांश का भाग हो गया। अब इस गद्यांश को ही आधारित करके कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे। 4 प्रश्न इसमें आते हैं आपकी परीक्षा में। पहले पर अगर देखा जाए तो आता है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात वन वर्ड के द्वारा आंसर देना होता है आपको। दूसरा जो प्रश्न होता है वह पूर्ण वाक्येन, अर्थात आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस, एक पूर्ण वाक्य में आपको गद्यांश के आधारित प्रश्न को लिखना होता है। तीसरा होता है आपका भाषिक कार्य। भाषिक कार्य क्या होता है, तो वस्तुतः यह भाषा संबंधित कार्य, अर्थात इसमें कर्ता कौन है, विशेषण कौन है, यह जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उसका कर्ता कौन है, यह कर्ता जो है तो इसकी क्रिया कौन है, या इस अगर गद्यांश है तो गद्यांश में कोई पद दे दिया जाएगा, कोई पठ या कुछ भी दे करके पूछ लिया जाएगा इसमें लकार कौन सा है, उसकी क्रियापद दे करके, या तो आपसे पर्याय विपर्याय अर्थात एंटोनिम्स सिनोनिम्स इत्यादि पर्यायवाची और विलोम शब्द जिन्हें हम कहते हैं वो सब कुछ भी पूछा जा सकता है, अर्थात भाषा संबंधित कार्य। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि यह जो अनुच्छेद दिया गया है, यह जो गद्यांश है, उस गद्यांश को आधारित करके आप एक उचित शीर्षक दीजिए, इसको एक नाम दीजिए कि यह किस पर है। तो यह 4 प्रश्न होता है आपके गद्यांश पे आधार पे। इस कक्षा को देखने के बाद आपको गद्यांश में कभी समस्या नहीं होगी। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, अगर हम गद्यांश को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो गद्यांश को
सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो गद्यांश दिया हुआ है आपके सामने, जो आपके परीक्षा में, आपके प्रश्न पत्र में जो गद्यांश दिया हुआ है, पहले उसको एक बार सावधानी से पढ़िए। फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसी गद्यांश के जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को पढ़िए। फिर वापस गद्यांश में जाइए और गद्यांश में जाकर के आपको क्या करना होता है कि पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो एक वाक्य आप पढ़ रहे हैं उस वाक्य की क्रिया क्या है, क्रिया, उस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, अगर कोई कर्ता है तो उस कर्ता का कोई विशेषण अगर प्रयुक्त हुआ हो तो विशेषण, इत्यादि का ज्ञान। उन्हें पढ़ते वक्त ही थोड़ा बहुत सावधानी के साथ हमें वहीं जान लेना चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे क्या करना चाहिए, तो एक और आप काम कर सकते हैं कि यह जो क्रिया प्रयोग में आई है, क्रिया का लकार, लकार, उसी का वचन और पुरुष जान लेना चाहिए कि अर्थात अगर कोई क्रिया पढ़ी गई है तो वह क्रिया किस लकार की है, किस वचन की है और किस पुरुष की है। इतना सब करने के बाद हमें जाना चाहिए कहां पर, तो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि उस गद्यांश को पढ़ते हुए आपको एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है कि आपको विभक्ति का ध्यान रखना चाहिए। विभक्ति का ध्यान, विभक्ति का ध्यान कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि आप जब विभक्तियों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो यह विशेषण और विशेष्य की बात है ना, वह क्लियर हो जाएगी। कैसे, तो चलिए मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। हम सबको भी पता है, हम अपने ग्रामर के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, या एक सामान्य नियम सबको पता है कि जो विशेषण होता है और विशेष्य होता है उन दोनों के बीच में 3 संबंध होते हैं। विभक्ति का ध्यान करेंगे आप तो विशेषण विशेष्य का ज्ञान, अब देखिए यह विशेषण विशेष्य का ज्ञान जो है वह 3 चीजों से हमें पता चलता है। कैसे, कि विशेषण और विशेष्य में आपस में 3 संबंध होते हैं। कौन कौन से संबंध, तो एक तो वो दोनों समान विभक्ति के होंगे, उनके बीच में विभक्ति का संबंध होता है, अर्थात अगर देखिए कोई कर्ता जो है वह एक वचन का है, जो विशेष्य है वह एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति का है, तो उसका विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। अगर कोई कर्ता या विशेष्य जो है वह द्विवचन का है, द्वितीय विभक्ति का है, या जिस विभक्ति जिस वचन का विशेष्य होगा उसी विभक्ति उसी वचन का कर्ता होता है। तो अगर हमें विशेषण विशेष्य का ज्ञान करना है तो विभक्ति ज्ञान आवश्यक है, और विभक्ति ज्ञान का अगर हमें है तो हम गद्यांश पद्यांश को करते वक्त बहुत ही आसानी से यह 1 नंबर जो विशेषण विशेष्य के लिए आता है उसको आराम से पा सकते हैं। उसी के साथ साथ विभक्ति, वचन और लिंग, विशेषण और विशेष्य में आपस में 3 संबंध सामान्यतः पाए जाते हैं। विभक्ति, अभी मैंने जो बताया, जिस विभक्ति का विशेष्य होगा उसी विभक्ति की विशेषण होगी, जिस विभक्ति और वचन का विशेष्य होगा उसी विभक्ति उसी वचन में विशेषण होगा। इसी प्रकार से जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग का विशेषण होगा, विशेष्य होगा, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग का विशेषण विशेष्य दोनों का परस्पर संबंध भी देखा जाएगा। जैसे बालक शब्द है, यह पुल्लिंग है, तो इसका जो विशेषण होगा उत्तमः, यह भी पुल्लिंग में ही पाया जाएगा, उत्तमः बालकः। इसी तरह बालक की जैसे भी हम
विभक्तियों का प्रयोग करके बालक शब्द में जिस तरह बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकेन इत्यादि रूप चलाएंगे, ऐसे ही उत्तम भी चलने लगेगा। फिर बालिका जब हम स्त्रीलिंग का शब्द लेते हैं तो उत्तम ही जो विशेषण था वह स्त्रीलिंग में प्रयोग में होने लगता है, उत्तमा बन जाता है। ऐसे ही लिंग का संबंध हो गया, वचन का संबंध हो गया और विभक्ति का संबंध हो गया। इन सबको देखना चाहिए, उसके बाद हमें गद्यांशों का काम करना चाहिए। गद्यांशों पे जितने भी प्रश्न आए होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए आज एक गद्यांश को भी देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जैसे आपके पेपर में आता है। एक गद्यांश है, देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गद्यांश को आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक बार इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, भारत द्वारम प्रसिद्धम स्मारकम वर्तते। भारत द्वार जो है वह प्रसिद्ध स्मारक है। वर्तते का अर्थ होता है। वीराणाम बलिदानस्य पुण्य स्मृति स्थलम इदम। वीरों के बलिदान का यह पुण्य स्मृति स्थल है। अस्मिन् द्वारे वीराणाम नामानि उत्कीर्णानि सन्ति। इस द्वार में वीरों का, वीराणाम नामानि, वीरों के नाम, उत्कीर्णानि सन्ति, उत्कीर्ण हुए हैं। वहां पर वीरों के नाम का उत्करण किया गया है, लिखा गया है, वीरों के नाम को उत्कीर्ण किया गया है। इदम ऐतिहासिकम स्थलम दृष्ट्वा जनाः नतमस्तकाः भवन्ति। इस ऐतिहासिक स्थल को देख करके लोग नतमस्तक होते हैं। आगे है, भारत द्वारम परितः हरिताः वृक्षाः। अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ विशेष पंक्ति आ रही है। भारत द्वारम परितः हरिताः वृक्षाः शोभन्ते। भारत द्वार के चारों ओर, परितः का क्या अर्थ होता है, चारों ओर, भारत द्वार के चारों ओर हरित वृक्ष शोभायमान है। देश विदेशेभ्यः आगताः जनाः भारत द्वारम द्रष्टुम आगच्छन्ति। देशों से, विदेशों से जो आए हुए पर्यटक होते हैं वे सभी भारत द्वार को देखने भी आते हैं। एतद् द्वारम सर्वान आकर्षयति। यह द्वार जो है यह सबको आकर्षित करता है। आगे है, विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः हरिताः वृक्षाः च अस्य शोभाम वर्तन्ते। जो अर्थ क्या है इसका, तो विस्तृत जो स्वच्छ मार्ग हैं, भारत द्वार अर्थात इंडिया गेट के आसपास आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही चौड़े चौड़े और शुद्ध और एकदम स्वच्छ मार्ग हैं। वो सब जो मार्ग हैं, वहाँ जो हरित वृक्ष हैं, वो सब अस्य, इसका, यह सर्वनाम पद है, किसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, भारत द्वार के स्थान पे, इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। ये कौन कौन शोभा को बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः हरिताः वृक्षाः च अस्य शोभां वर्धन्ते। इसके बाद क्या दे रहा है, तो भारत द्वारस्य पार्श्वे बोट क्लब इति पर्यटन स्थलम अस्ति। भारत द्वार के पार्श्वे, पास में ही क्या है, तो बोट क्लब नामक एक पर्यटन स्थल भी है। अवकाश दिवसे तु जनाः परिवारेण सह अत्र आगच्छन्ति, अत्र आगत्य सह भोजनम कुर्वन्ति। अवकाश दिवस में लोग यहाँ आते हैं। कैसे आते हैं, तो परिवारेण सह आते हैं, अर्थात विराम में, छुट्टियों के दिनों में, अवकाश काल में लोग सब परिवार यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। अवकाश दिवस में लोग घूमने आते हैं, ठीक है। अब आकर के क्या करते हैं बता रहा है, अत्र आगत्य, यहाँ आकर के सह भोजनम कुर्वन्ति, साथ में बैठ करके भोजन इत्यादि करते हैं। चलिए, रात्रौ विद्युत दीपकानां प्रकाशैः प्रकाशितम भारत द्वारम। रात में जो लाइट्स हैं, विद्युत दीपक हैं, उनके प्रकाशों से जो प्रकाशित हो रहा भारत द्वार है वह दूरात एव सुशोभते, दूर से ही बहुत ही अच्छा शोभित होता है। आगे क्या है, गणतंत्र दिवसे स्वतंत्रता दिवसे च। गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ क्या होता है देखते हैं। गणतंत्र दिवसे स्वतंत्रता दिवसे च जनाः, लोग, अत्र आगत्य, यहाँ आकर के, दिवंगत सैनिकान् स्मरन्ति, दिवंगत जो हमारे सैनिक हैं उनको याद करते हैं, स्मरन्ति,
तेभ्यः उनको, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि च यच्छन्ति, और श्रद्धांजलि भी देते हैं। अंत में क्या है, भारत द्वारम भारतस्य गौरवम अस्ति, और यह जो भारत द्वार है, इंडिया गेट है, यह भारत का गौरव भी है। तो ये एक छोटा सा गद्यांश था। अब इस गद्यांश पर आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। चलिए उन प्रश्नों को पहले देखते हैं, उनका अर्थ समझेंगे, फिर इस गद्यांश पर आकर के हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपको देखते हैं। देखिए प्रश्नाः, प्रश्न कौन कौन से हैं इस पे। प्रश्नाः एक पदेन उत्तरतः, पहले ही मैं बताया था इस पर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक पदेन उत्तरतः, उसके बाद एक वाक्येन उत्तरतः, फिर भाषा संबंधी अर्थात भाषिक कार्यम, और उसके बाद इसको एक अनुच्छेद को शीर्षक देना होता है। यह जो गद्यांश होता है उसको एक शीर्षक देना होता है। तो पहला है कि एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखिए, एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारत द्वारम परितः के शोभन्ते, भारत द्वार के चारों ओर, भारत द्वार के चारों ओर के शोभन्ते, कौन शोभित होते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, भारतस्य गौरवम किम, भारत का गौरव क्या है। चलिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे कि शोभन्ते, इसीलिए मैं कहा था कि गद्यांश को पढ़ते वक्त क्रियापदों को भी ध्यान में रखना चाहिए। के शोभन्ते, कौन शोभित होते हैं, तो क्या बोल रहा है, हरिताः वृक्षाः शोभन्ते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत द्वारम परितः के शोभन्ते, कौन शोभित होते हैं, तो हरिताः वृक्षाः। चलिए ये तो हमारा पहला मिल गया। दूसरा क्या था, भारतस्य गौरवम किम, भारत का गौरव क्या है। तो हम पढ़ रहे थे जब, तो पढ़ते पढ़ते हमने देखा था अंतिम पंक्ति में जब आए थे, तो भारतस्य गौरवम, भारत द्वारम, भारत द्वार जो है यह भारत का गौरव है। तो हमें आंसर भी मिल गया। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी गद्यांश को पढ़िए, पहले गद्यांश का अच्छे से अर्थ समझ लीजिए, दूसरी बार प्रश्न समझ लीजिए, फिर एक बार गद्यांश में आ जाइए, टपाटप आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो देखिए कैसे हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। ये देखिए, भारतस्य गौरवम किम, तो भारत द्वारम, बहुत ही इजी आंसर हमें मिल गया। अब देखिए अगला जो है यह होता है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। अब इस जो प्रश्न होगा, यह जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का आंसर हमें, इस क्वेश्चन का आंसर हमें पूर्ण वाक्य में, फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में देना होता है। कह रहा है भारतस्य शोभाम के वर्धन्ते, भारतस्य, भारत का, शोभा, शोभाम, के कौन कौन, वर्धन्ते बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ रहे थे ना, तो पढ़ते पढ़ते हम आए थे कि देश विदेशेभ्यः, ऐसे ही जब हम आगे पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः हरिताः वृक्षाः च अस्य, मैं बताया था ना यह अस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भारत द्वार के लिए। तो विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः हरिताः वृक्षाश्च अस्य शोभां वर्तन्ते भारत द्वारस्य शोभां वर्धन्ते। तो हम आंसर हमें मिल गया। इसके बाद दूसरा आंसर क्या है, कैः प्रकाशितम भारत द्वारम दूराद एव शोभते। तो चलिए पहले इसका आंसर भी लिख लेते हैं, भारत द्वारस्य शोभाम के वर्धन्ते। तो अब देखिए आंसर हमें बहुत ही छोटे सेंटेंस में लिखना होता है। तो अब हमें बस आंसर में यहाँ पे के जो प्रश्न था ना, यहीं पर बदल देना होता है। भारत द्वारस्य शोभाम, क्या क्या दिया हुआ था, विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः शोभां विस्तृताः स्वच्छाः
मार्गाः हरिताः वृक्षाः च शोभां वर्धन्ते। ये हमें कंप्लीट आंसर मिल गया है एक सेंटेंस में। अब देखिए, अब आप चाहें तो इस शोभा को पहले लाके यहां लिख दीजिए कि भारत द्वारस्य शोभाम विस्तृता, ओ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो भारत द्वारस्य शोभाम विस्तृताः स्वच्छाः मार्गाः हरिताः वृक्षाः च वर्धन्ते। इस शोभा को एक बार हमने जो लिख दिया इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कैः प्रकाशितम भारत द्वारम दूरादेव शोभते। कैः किन से प्रकाशितम प्रकाशित हुआ भारत द्वार जो है वह दूरादेव दूर से ही शोभते शोभित होता है। तो चलिए, इसका अगर आंसर हम देखें तो पिछले यहीं चलते हैं अपने गद्यांश में। इसमें दिया हुआ था कहीं पे शोभन्ते, क्या कह रहा है, रात्रौ विद्युत दीपकानां प्रकाशैः प्रकाशितम भारत द्वारम दूरादेव सुशोभते। तो हम कह देंगे विद्युत दीपकानां प्रकाशैः। इसका अगर आंसर लिखना होगा तो हम कहेंगे विद्युत दीपकानां प्रकाशैः आगे एकदम ऐसे ही पूरा एज इट इज चलाता है, अंत में लग जाएगा। विद्युत दीपकानां प्रकाशैः प्रकाशितम आगे पूर्ण संपूर्ण आंसर लिख के ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी वाक्य को पूरा करना होता है। तो यह बहुत ही इजी टॉपिक है। अगला प्रश्न क्या होगा, अब देखिए, यह जो है यह तीसरा आपका भाषिक कार्य होता है, अर्थात भाषा संबंधी कार्य इसमें करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत या चित्वा लिखत। विकल्पों से उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। तो देखिए कैसे क्या है। स्मरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। स्मरन्ति यह एक क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है। तो हम याद करेंगे कि अनुच्छेद में दिया हुआ था कि लोग स्वतंत्रता दिवस पर इत्यादि पर क्या करते हैं, वीरों को अपने स्मरण करते हैं, दिवंगत सैनिकों का स्मरण करते हैं। याद देखिए, अत्र जनाः, क्या दिया था, जनाः अत्र आगत्य दिवंगत सैनिकान् स्मरन्ति। स्मरन्ति यह क्रियापद था, इसका कर्ता कौन हो गया, जनाः। तो यहां हमारा सही आंसर क्या होगा, जनाः। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रकाशितम इति पदम कस्य विशेषण पदम अस्ति। प्रकाशितम जो विशेषण पद है वह किसका विशेषण पद है। इसीलिए मैं कहा था कि जब विशेषण इत्यादि का ज्ञान करना हो तो विभक्ति का ज्ञान होगा तो तुरंत ही हमें ज्ञान हो जाता है। चलिए एक बार चलते हैं, यहाँ ही पर देखते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है प्रकाशितम। अब प्रकाशितम जो है इसके साथ है भारत द्वारम, तो आंसर हो जाएगा भारत द्वारस्य। प्रकाशित जो है वह भारत द्वार का विशेषण पद है। यहाँ पे कस से पूछा है, इसीलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा करके आंसर दिया जा रहा है। भारतम भारत द्वारस्य, किसका पूछ रहा है, किसका विशेषण है, तो भारत द्वार का। आगे है निशायाम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। देखिए, निशा का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि के अर्थ में अत्र अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। अब चलिए एक बार हम लोग अनुच्छेद में चलते हैं, वहां देखते हैं कि निशा के अर्थ में, और वैसे हम यहीं देख लें तो भी पता चल जाएगा,
भाई निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि प्रकाश का अर्थ होता नहीं है। दिवस उसका विपर्यय हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पर्यायवाची तो होगा नहीं उसका। अब द्वार से इनका कोई संबंध नहीं है, तो एक ही पद दिखाई दे रहा है रात्रौ। और वस्तुतः यह पद है या नहीं है ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहां देखिए क्या कह रहा था, रात्रौ दिया हुआ है। चलिए अब है इदम ऐतिहासिकम स्थलम दृष्ट्वा जनाः नतमस्तकाः भवन्ति। यह एक सेंटेंस है, अब इसमें कुछ पूछ रहा है। इति वाक्ये, यह जो वाक्य था इदम ऐतिहासिकम स्थलम दृष्ट्वा जनाः नतमस्तकाः भवन्ति, इस वाक्य में इदम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इदम जो सर्वनाम पद था, यह पद सर्वनाम पद वह किसके लिए प्रयुक्त है। ऐसे ही मैं आपको एक बार याद दिलवाया था जब हम पढ़ रहे थे, तो क्या याद दिलवाया था, अस्य सर्वनाम पद जो होता है वो वस्तुतः क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि यह जो सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इदम जो है वह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। अब दे रहा है ऑप्शंस हमारे सामने हैं, स्मारकाय, स्थलाय, भारत द्वाराय, द्वाराय। तो वस्तुतः यह जो था भारत द्वार ही आंसर है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अनुच्छेद। अनुच्छेद को क्या करना है हमें, अस्य अनुच्छेदस्य कृते अर्थात गद्यांश के लिए आपको क्या करना है, उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक देना है। तो चलिए एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उपयुक्त शीर्षक जब भी देना हो ना तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस गद्यांश या पद्यांश आपके सामने जो भी है उसके शुरू के 2-3 लाइन पढ़िए अच्छे से और अंत के 2-3 लाइन अच्छे से पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष होगा कि मान लीजिए ये आपने पढ़ लिया, अंत के 2-3 लाइन पढ़ लीजिए, भावार्थ के रूप में आप समझ गए, तो उससे एक अच्छा सा आप अनुच्छेद का शीर्षक दे सकते हैं। और वस्तुतः जो शीर्षक होता है वह हमारी इच्छा पर होता है, हम उसको कौन सा नाम देते हैं। तो चलिए अगर मुझे इस शीर्षक का नाम देना हो तो हम देख सकते हैं कि अंत में एक बहुत ही अच्छी पंक्ति दी है, भारत द्वारम भारतस्य गौरवम। यह एक तो वस्तुतः यह अनुच्छेद भी दिख रहा था, शीर्षक जो था गद्यांश, यह हमारे लिए अच्छा भी बैठ रहा है। क्या, क्योंकि जो संपूर्ण बात है ना वो अंत में जाकर कहा जा रहा है कि जो इंडिया गेट है ना वह वस्तुतः भारत का एक वैभव है, गौरव को दर्शित करता है। तो हम इस अनुच्छेद को एक शीर्षक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, भारत द्वारम भारतस्य गौरवम। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अनुच्छेद आधारित जितने भी स्मरणीय तथ्य जो कुछ भी आपके सामने थे वो सब कुछ रखे जा चुके हैं। तो अब अगर अनुच्छेद हमारी परीक्षा में आता है तो हम संपूर्ण आउट ऑफ आउट लाने का एकदम प्रयास कर सकते हैं और आएगा भी, ये मेरा आप सभी से विश्वास है। तो चलिए इन सब के साथ बने रहिए संस्कृत हब बाय पंकज सर पर, और ऐसे ही आगे वीडियोज आते रहेंगे। चलिए नमस्ते।